नमस्कार। आज हम आप सबके समक्ष प्रथम महायुद्ध, उसकी पृष्ठभूमि और उसके परिणाम की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेकिन साथ ही हम इस बात की भी चर्चा आपसे करेंगे कि उसका भारत के संबंध में क्या पृष्ठभूमि रही और उसका परिणाम क्या रहा। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है, जब इस संबंध में आप विचार करते हैं और तथ्य जानने की कोशिश करते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उस स्थापना में उसके पहले स्थापना की जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश जी कन्वर्टेड ईसाई थे और उन्होंने अपने उसी भाषण में कहा था कि यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है, यह स्थापना स्वशासन प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ हो रही है। क्योंकि जब व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ ए.ओ. ह्यूम, सर सैयद अहमद और मोतीलाल नेहरू मुंबई के वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुमति लेने गए थे, उस अनुमति में उसको अनुमति क्या देना चाहिए था, क्या नहीं देना चाहिए था, एक अलग हम आपसे चर्चा करेंगे इस विषय में। लेकिन उसको आश्वस्त किया था और चाय कहवा काफ़ी पिलाकर इन लोगों को अनुमति दिया था। हंसते मुस्कराते हुए अनुमति दिया था। अपने ही विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुमति दिया था और हंसकर खिला पिलाकर अनुमति दिया था। ये वहीं से किसी भी विशुद्ध भारतीय का मन और कान खड़ा कर देने के लिए पर्याप्त था। इस पृष्ठभूमि में आपको मैं चीज़ें आगे चर्चा करने की कोशिश करता हूँ तथ्यों के आलोक में। एक तथ्य और भी आप जानते हैं कि 1859 में औद्योगिक क्रांति दुनिया में आई थी। उसी वर्ष चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज का प्रकाशन हुआ था और उसी कालखंड से ग्रेट ब्रिटेन का प्रभाव भारत पर था। भारत उसका उपनिवेश था। ग्रेट ब्रिटेन से पूरी दुनिया यह अनुभव ले रही थी। यह उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन का सब दुनिया के समर्थ देशों के सामने था कि यदि हमारे पास विस्तृत औपनिवेशिक क्षेत्र हो तो वहाँ से औद्योगिक संरचना के लिए हमको आधारभूत कच्चा माल प्राप्त हो सकता है। वहाँ से सस्ते दर पर हम कच्चा माल प्राप्त करेंगे और अपने यहाँ उसका निर्माण करके अधिक कीमत पर पुनः उसी देश को बेचेंगे। यह व्यापार और उद्योग का यह षड्यंत्र उसी कालखंड में आरंभ हुआ था। और उस कालखंड में जो यह षड्यंत्र आरंभ हुआ, यानी लोभ और लालच का, पूंजीवाद की एक व्यूह रचना बनाकर यह षड्यंत्र शुरू हुआ। और इस षड्यंत्र को बनाने का, कार्यावधि संपन्न करने का, इसको व्यावहारिक रूप देने का आधारभूत केंद्र जो था वो ग्रेट यूरोप था। और यूरोप में मुख्य रूप से जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, इटली, ये इसके प्रमुख केंद्र थे जो इस दृष्टि से चीज़ों को सोचते, समझते और विचार कर रहे थे। दुनिया में उनका उपनिवेश कौन होगा, कैसा होगा, कौन सा क्षेत्र उनके प्रभाव में रहेगा, कौन सा क्षेत्र किसके प्रभाव में रहेगा, इन सब बातों को लेकर वे आपस में एक दूसरे के भी विरोधी हो गए थे, एक दूसरे के राइवल हो गए थे। एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से, एक दूसरे को हिकारत की दृष्टि से आपस में भी देखने और तनातनी करने का उनका काम चल रहा था लगातार। और यह जो संघर्ष था, यह आपस में उन सब लोगों का जो टकराव था, यह टकराव मानसिक था, कूटनीतिक था, राजनीतिक था, आर्थिक था, व्यापारिक था। इसी बीच अचानक सर्बिया के लोगों ने सराजेवो में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी राजकुमार, जिसका नाम था फर्डिनेंड आर्ड ड्यूक,
उस आर्ड ड्यूक फर्डिनेंड की उसकी पत्नी के साथ सर्बिया के लोगों ने सराजेवो नामक मध्य यूरोपीय स्थान पर हत्या कर दिया। और वह हत्या भी कहीं न कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप ही थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय काफ़ी सशक्त और मजबूत देश था। और जब उसने हत्या किया तो उस हत्या के कारण ऑस्ट्रिया बहुत आहत हुआ, वह रिएक्शन में आया। उस रिएक्शन के कारण ऑस्ट्रिया ने कहा कि मैं अब इसको लेकर सर्बिया के ऊपर आक्रमण करूंगा। निश्चित रूप से सर्बिया जो था वह सर्बिया ग्रेट ब्रिटेन का भी बहुत आत्मीय था, रूस का भी आत्मीय था और फ्रांस का भी आत्मीय देश था। जैसे ही उसने इस बात की घोषणा किया तो उस घोषणा के साथ ही यह तय हो गया कि जैसे ही ऑस्ट्रिया आक्रमण करेगा तो उसके विरोध में सर्बिया के साथ ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करेंगे। अब युद्ध के रिपरकशन, उसके परिणाम, उसकी बाकी चीजें क्या हुई, अभी हमसे आपसे चर्चा करते हैं। लेकिन इसका जो रिकॉर्ड और तथ्य और सूचना है इस बारे में, इस विषय में जो जानकारी दुनिया में उपलब्ध है, इस बात को लेकर दुनिया में जो चर्चा वार्ता होती है, इस बात को लेकर जो कुतूहल मचता है, इस बात को लेकर जो लोगों के मन में अनेक प्रकार की आशंका खड़ी होती है, और उस आशंका के कारण लोग अनेक प्रकार की विसंगतियों, मानवीय चेतना और संवेगों को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, और लोग एक दूसरे के विषय में गलत भाव उनके मन में पैदा होता है और पनपता है। इसलिए इस संदर्भ में जब हम विचार करते हैं विस्तार से, तो हमको यह भी विचार करना चाहिए कि इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वह मानवीय दृष्टि से कितना घातक हुआ। वह घातक इस अर्थ में हुआ, अगर आप उस पर दृष्टिपात करें, उसकी तह में और उसकी गहराई में जाएं, तो कुल जो सैनिक मरे इस पूरे युद्ध में, उसमें 5,52,500 के करीब सैनिक दिवंगत हुए। किसके? जो सेना सर्बिया के तरफ से युद्ध कर रही थी। और सर्बिया के तरफ से जो सेना युद्ध कर रही थी, उस सेना में जो लोग मरे उनकी संख्या बहुत लंबी संख्या थी। और इसके बाद जो ऑस्ट्रिया के तरफ से लड़ रहे थे, उसमें 43,46,000 लोग मरे। घायलों की जो संख्या थी 1,28,31,500 सर्बिया के तरफ से घायल हुए, और दूसरे पक्ष से 83,88,000 लोग घायल हुए। लापता जो सैनिक हुए 4,12,000 के करीब हुए, और दूसरे पक्ष से 3,36,39,000 लोग लापता हुए। यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा लाखों करोड़ों में है, और लाखों करोड़ों में होने का जो नुकसान है, उस नुकसान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की बीभत्स स्थिति और उसका किस यूरोप में और पूरी दुनिया में आया रहा होगा। और इस रिपरकशन के कारण, इसके परिणाम स्वरूप जो परिस्थिति दुनिया के सामने उत्पन्न हुई, उस परिस्थिति ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि कई देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, अस्थाई दुश्मन हो गए, और उस अस्थाई दुश्मनी ने उनके मन में एक निश्चित प्रकार का दबाव, निश्चित प्रकार का उनके मन पर प्रतिक्रिया का भाव, तत्कालिक प्रतिक्रिया के साथ साथ भविष्यगत प्रतिक्रिया का भाव भी उनके मन में उपस्थित हुआ। यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, उस परिस्थिति में एक समय ऐसा मोड़ आया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया और उसके साथ जो देश थे, उस्मानिया, हंगरी,
खिलाफत उस्मानिया, बल्गारिया और अन्य देश, इन देशों की स्थिति ऐसी थी कि ये विजय हासिल कर लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी। लेकिन अचानक एक घटना घटित हुई और उस घटना में ब्रिटेन की एक जहाज, लुसिटीनिया नाम का एक जहाज, जिसको जर्मनी की पनडुब्बी ने अटलांटिक महासागर में डुबो दिया। और उस डुबोने में जब डुबोया तो उसमें 100 से अधिक लोग, जो सवार लोग थे, उसमें अमेरिकी नागरिक थे। यह सूचना जब अमेरिका को प्राप्त हुई तो अमेरिका भी ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष से, अर्थात फ्रांस के पक्ष से, अर्थात सर्बिया के पक्ष से, अर्थात रूस के पक्ष से उस युद्ध में कूद पड़ा। अब कूद पड़ने के कारण उस युद्ध की परिस्थिति बदल गई। इसी को कहते हैं नियति। नियति कैसे परिस्थिति को परिवर्तन करती है। परिवर्तन एक दूसरा भी टर्निंग पॉइंट आता है लुसिटीनिया के डंप करने के बाद, कि अचानक उसी बीच 1916 के आखिर में सोवियत संघ में लेनिन और उसके सहयोगियों के द्वारा रूसी क्रांति को जन्म दे दिया गया। जारशाही को हटाने के लिए रूस में एक नए प्रकार के वायुमंडल और आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। यह आंदोलन की शुरुआत जो हुई, उस आंदोलन की शुरुआत ने रूस को भी इस युद्ध से अपने आप को लगभग 40% युद्ध, 52 महीने तक यह युद्ध चला था, लगभग 40%, यानी लगभग 17-18 महीने युद्ध अभी शेष था, तभी रूस उस युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। इस परिणाम स्वरूप यह परिस्थिति जो उत्पन्न हुई, इस परिस्थिति में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब की विजय तो हुई, ये सब आगे तो बढ़े। इनके कारण राष्ट्र संघ का 1929 में गठन तो हुआ, लेकिन अस्थायी वैमनस्यता का भाव पूरी दुनिया में भाषा को लेकर, जाति बिरादरी को लेकर, समुदाय समूह को लेकर, रोमन कैथोलिक को लेकर, हिंदुओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर, तुर्कों को लेकर, कुर्द को लेकर, सर्बिया को लेकर, तरह तरह के षड्यंत्र और तरह तरह के ध्रुव और समुदायों में यह लोग विभक्त हो गए। पूरी दुनिया विभक्त हो गई। उस समय जापान डायलेमा में था। पहले वह था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ, फिर बाद में उसने अपना पलटा और पासा बदलने की कोशिश की, वो जर्मनी के साथ आने की तैयारी करने लगा और उसमें जापान की बड़ी छीछालेदर हुई। उस छीछालेदर में चीन भी शामिल हुआ। उस चीन को भी काफ़ी छीछालेदर का सामना करना पड़ा, यद्यपि वो फ्रंट लाइन एस्पिरेंट नहीं था उस युद्ध का। एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है इस युद्ध का, कि इसमें बहुतायत से जल मार्ग और स्थल मार्ग का उपयोग हुआ। इस युद्ध में जो युद्ध के 4 सिद्धांत दुनिया में बताए जाते हैं, उन चारों सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा। यद्यपि 2 सिद्धांत प्रथम महायुद्ध के बाद घटित हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से, वह यह है कि 1885 में जब पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। अध्यक्ष बाद में चुने गए ए.ओ. ह्यूम। ये लोग जब अनुमति लेने गए, उस अनुमति के समय ही यह तय पाया गया कि यह केवल स्वशासन के लिए पार्टी का गठन है और स्वशासन के लिए यह अपनी गतिविधियां चलाएगी। जब महात्मा गांधी 13 में प्रस्ताव किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले उनको प्रमुख रूप से हिंदुस्तान लाने वाले हैं। 1914 के आखिर में हिंदुस्तान आए। वो आने के साथ ही एक तरह से युद्ध का भी प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी को प्रश्रय बहुत मिला गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी। तिलक शुरुआत में उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। उनका जो अविश्वास ए.ओ. ह्यूम से उठा था 1912 में दिवंगत होने के पहले, उनका जो अविश्वास उठा था मोतीलाल नेहरू से,
उस अविश्वास को महात्मा गांधी विश्वास में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी हद तक सफल हुए। और जिस महात्मा गांधी और उनके लोगों ने चाहा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक भी शामिल हों, उस विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक शामिल हुए। न केवल शामिल हुए बल्कि करीब 45,000 से अधिक सैनिक, भारतीय सैनिक उस युद्ध में शामिल हुए थे। 47,746 सैनिक उसमें शामिल हुए थे। लगभग 65,000 सैनिक उसमें घायल हुए थे। भारत के 47,746 सैनिक भारतीय मारे गए थे, 65,000 सैनिक घायल हुए थे, और जिन्होंने भाग लिया था उनकी संख्या 1 लाख कुछ हजार थी। यह जो कहा गया भारत के नेताओं द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों द्वारा, कि भारतीय सैनिक भी उसमें शामिल होंगे, इसी प्रत्याशा में किया गया था कि हमको स्वशासन का अधिकार जो 1885 में कहा गया था वो अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, वो स्वशासन का अधिकार अब ग्रेट ब्रिटेन हमको प्रदान कर देगा। 30 वर्ष तक यह ज्ञान नहीं हुआ, 30 वर्ष तक यह समझ नहीं विकसित हुई। फिर इतना भयानक, इतना बीभत्स युद्ध जब दुनिया में खड़ा हो गया, जहां करोड़ों लोगों की हानि हुई, लगभग 1,22,00,000 लोग मरे हैं, इसका रिकॉर्ड और तथ्य और प्रमाण है। चाहे वो सेना के लोग हों, चाहे सामान्य जनजीवन हो, चाहे जिस पक्ष के भी रहे हो, ऐसे लोग, इतने लोग दिवंगत हुए उस युद्ध में। उस युद्ध की विभीषिका में भारत के नागरिकों को, भारत के लोगों को झोंका गया। और झोंका इसलिए गया कि उस समय तक 30 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने यह देश की जनता में विश्वास पैदा नहीं किया या नहीं कर सके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके हितों की रक्षा करेगी, उनकी मांग को आगे बढ़ाएगी, उनको स्वतंत्र नागरिक बनाएगी, इस देश को आजाद करने के लिए मुहिम चलाएगी। 30 वर्ष का कालखंड गुजर गया और अब भी इसी विश्वास और भरोसे में थे कि हम आपको स्वशासन दिलाएंगे। और उस समय भी भारत के सैनिकों की और नागरिकों की यही मानसिकता थी कि हम उनके भक्त हैं। हम अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो इंग्लैंड की स्वामी भक्ति कर रहे हैं, हम मजबूर हैं उनके साथ, हमको युद्ध लड़ना ही है। हमारे अंदर कुछ भी अपना नहीं है, हमको उन्हीं के निर्देश का पालन करना है। यह भक्ति का भाव उस समय भारत की सेना में ही नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेताओं में भी था, भारत की जनता में था, जिसको यह उत्तरदायित्व था, जिस पर लोगों ने भरोसा किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के लोगों और भारत के हितों की रक्षा करेगी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 30 वर्ष तक कुछ भी करने में असफल रही थी, सिवाय इसके कि द्विराष्ट्रवाद की संकल्पना का प्रतिपादन कर दिया था, सिवाय इसके कि मुस्लिम लीग का गठन कर दिया था, सिवाय इसके कि मोतीलाल नेहरू के हितों की रक्षा कर रहा था, सिवाय इसके कि ए.ओ. ह्यूम के हितों की रक्षा कर रहा था, सिवाय इसके कि ए.ओ. ह्यूम जैसे ग्रेट ब्रिटेन के प्रतिनिधि को संरक्षण भारत दे रहा था, उसको अपना अगुआ मान के चल रहा था, और ग्रेट ब्रिटेन के इशारे पर सारी गतिविधियां हिंदुस्तान में संचालित हो रही थी। जब आपको यह पता था कि औद्योगिक क्रांति के कारण, यह बहुत बड़ा प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न, किसी भी सामान्य भारतीय नागरिक के लिए यह प्रश्न बहुत ज्वलनशील है और बहुत मन में पीड़ा उत्पन्न करता है। जब आप जानते थे, उसकी पृष्ठभूमि पता थी कि प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति का परिणाम है, औद्योगिक क्रांति का जो हेतु है कि हमको कच्चा माल चाहिए सस्ते दर पर और हम बनाया हुआ माल अधिक मूल्य पर बेचेंगे उसी देश में, जब यही उसका लक्ष्य था, इसी लक्ष्य के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन का भारत उपनिवेश था। ग्रेट ब्रिटेन भारत से कच्चा माल ले जाता था, उसको तैयार करके 3 गुने 4 गुने कीमत पर भारत में ही बेचता था। यह जब आपको पता था
कि इसी कारण प्रथम महायुद्ध हो रहा है, तो आपने यह कैसे सोच लिया कि भारत को स्वशासन या आजाद करने की अनुमति देगा ग्रेट ब्रिटेन, और इसलिए ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में हमको युद्ध करना चाहिए? जिस ग्रेट ब्रिटेन का अस्तित्व, औद्योगिक अधिरचना, उसका व्यापार, उसका पूरा वाणिज्य, उसका पूरा कार्य पद्धति, सब कुछ इस बात पर निर्भर हो गया कि वह भारत को अपना उपनिवेश बनाए रहे, इसी में उसका हित है, इसी में उसकी विशिष्टता है, इसी कारण उसका वर्चस्व है, इसी कारण उसका अस्तित्व है। फिर आपने यह कैसे उम्मीद पाल लिया कि बिना बल प्रयोग किए हुए, बिना उसको ताकत दिखाए हुए वह ग्रेट ब्रिटेन भारत को स्वशासन की अनुमति देगा, भारत को आजाद होने की अनुमति देगा? यह विचार आपके मन में कैसे और क्यों पैदा हुआ? यह बड़ा ज्वलनशील प्रश्न है, और ज्वलनशील प्रश्न ही नहीं है, उस समय के नेताओं की अदूरदर्शिता का परिणाम, रिजल्ट जो प्राप्त हुआ कि जनरल ओ डायर ने जलियांवाला नरसंहार 1919 में कर दिया। 18 में प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ, और 19 में आपको जो रिजल्ट दिया, उसके साथ लड़ने के लिए 1,22,000 सैनिक जो भारतीय लड़े, जो 47,000 के करीब सैनिक भारतीय मरे, जो 65,000 के करीब भारतीय सैनिक घायल हुए, उसका परिणाम आपको दिया, उस स्वामी भक्ति का परिणाम दिया, उस चारणी चाकरी का परिणाम दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की चरण वंदना का रिजल्ट भारत को अंग्रेजों ने दिया कि जलियांवाला बाग नरसंहार कराया, जनरल वो डायर कराया। 1920 में बहुत अचलस्त हो गए थे, बाल गंगाधर तिलक भी दुविधा में थे, क्योंकि गांधी के कृतित्व और गांधी को बहुत प्रेम करने लगे थे, गांधी पर उनको विश्वास और भरोसा बहुत हो गया था। उस विश्वास और भरोसे का, बल्कि आप कह सकते हैं, अगर कठोर शब्दों में कहना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि गांधी ने उस विश्वास का गलत प्रयोग किया, गलत उपयोग किया, बल्कि दुरुपयोग किया, और उस दुरुपयोग का खामियाजा अंतिम दिनों में बाल गंगाधर तिलक को बहुत पीड़ा और तकलीफ दिया। एक बात हमेशा महत्वपूर्ण होती है कि समय से व्यक्ति की पहचान जो करता है, समय से समय की जो पहचान करता है, हमेशा नेतृत्व उसी के हाथ में होना चाहिए। समय से समय की पहचान, समय से व्यक्ति की पहचान, समय से संस्था की पहचान जो करता है वही सफल होता है। कभी भी आप असमय समय की पहचान करने की कोशिश करेंगे, बीते हुए समय की या आने वाले समय की, समय चूक जाने के बाद व्यक्ति की पहचान करेंगे, उसके बारे में ओपिनियन देंगे, तो आपका नेतृत्व तो असफल कहा जाएगा। 1914 से लेकर 1918-19 तक का नेतृत्व भारत का पूरी तरह लगभग मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा था। इसलिए इस बात को कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में, कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत को जो हानि हुई, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने के कारण भारत को जो बहुमूल्य हानि हुई, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने के कारण जो देश को आजाद कराने और स्वशासन प्राप्त करने का ड्यूरेशन और बढ़ गया, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की अदूरदर्शिता और अक्रियाशीलता का परिणाम था। आपको यह समझना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति और आगे कैसे बढ़े इसके फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक जो सुविधाएं हैं, कच्चा माल, पूंजी, श्रम और मार्केट, इन चारों का इंतजाम कैसे होगा? वह इंतजाम होगा उपनिवेश और उपनिवेश बनाने वाले देशों के
साहचर्य के कारण। उपनिवेश दुनिया में कौन सा देश किसका होगा, इसी वर्चस्व के संघर्ष के लिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। यह बात आपके आंख के सामने घटित हो रही थी। आप आंख के 1869 में पैदा हो गए थे महात्मा गांधी। 31 और 14 यानी 45 वर्ष की आयु थी महात्मा गांधी की जब प्रथम महायुद्ध हो रहा था, और उस समय 54 वर्ष की आयु थी मोतीलाल नेहरू की। 53 वर्ष कुछ महीने के थे मोतीलाल नेहरू जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। बच्चे नहीं थे, अवयस्क नहीं थे, पूरे मैच्योर पुरुष थे। नेतृत्व इनके पास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय? इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय भागीदारी सर्बिया के साथ कर रहा था, सर्बिया के साथ मिलकर कर रहा था। उस समय बहुत कमजोर स्थिति में था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन भारत को आजाद कर देता, भारत आगे बढ़ता, भारत मजबूती से लड़ता, भारत प्रतिवाद करता, भारत डंके की चोट पर खड़ा होता, भारत का मजबूत कलेजा करके यदि स्टैंड लिया होता। यहां अनेक बातों में बहुत अधिक आदर करते हुए भी बाल गंगाधर तिलक की यह बात न मानने के लिए विवश करती है। इतने श्रेष्ठ महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विराट व्यक्तित्व की, जब उन्होंने कहा था 1914 में कि महात्मा गांधी ऊपर से जितना कमजोर दिखता है कलेजे से उतना ही मजबूत है। महात्मा गांधी ऊपर से जितने कमजोर थे कलेजे से उससे 2 गुने अधिक कमजोर थे। यह बात प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका और उसके घटनाक्रम, उसके ऐतिहासिक तथ्य और रिकॉर्ड प्रमाणित करते हैं। और इस प्रमाण के फलस्वरूप जलियांवाला बाग कांड हुआ, उससे भी भारत सचेत नहीं हुआ। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1948 में हुई। एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वारसा की संधि हुई। वारसा की संधि में आप ये भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के प्रार्थना करने पर, निवेदन करने पर, विनती करने पर, विनीत भाव प्रदर्शित करने पर अमेरिका ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और सोवियत संघ ने दया स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के समापन की घोषणा किया था। और इसलिए फ्रांस के पेरिस के पास वारसा में एक संधि स्थापित करने के लिए एक बैठक 1919 में बुलाई गई। उस 19 में 27 देशों ने वारसा संधि में भाग लिया। भाग ही नहीं लिया बल्कि उस संधि में जो प्रस्ताव पास हुए वो प्रस्ताव पर ऑस्ट्रिया को और जर्मनी को कुछ भी बोलने नहीं दिया गया। जो कहा गया चुपचाप आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके, बल्कि मुंह सिल कर चुप रहकर उसको स्वीकार करना पड़ा। और स्वीकार अगर न करता तो वो आगे और विकृत स्वरूप प्राप्त करता। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इसी वारसा संधि ने कुंठा को जन्म दिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ अन्य बहुत सारे देशों को। और उस कुंठा का ही परिणाम था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान की कुंठा का परिणाम था, आंशिक रूप से चीन की कुंठा का भी परिणाम था कि दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का भी सामना करना पड़ा। आज वही औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसी के लिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसी के लिए तीसरा विश्व युद्ध भी संभावित है। विस्तार से हम आपसे द्वितीय विश्व युद्ध की भी समूची पृष्ठभूमि के साथ चर्चा करेंगे। दुनिया, मानवता और भारत का पक्ष हमेशा उज्जवल रहा है। इसलिए उज्जवल रहा है, भारत के यशस्वी लोगों के कारण तो उज्जवल रहा ही है। लेकिन भारत की प्रकृति और नियति ऐसी है, भारत का जो दैवी संरचना इस देश का है, भारत ईश्वरीय देश है। भारत इस बात पर विश्वास करता है कि प्रकृति है, प्रकृति ने ही सृष्टि का निर्माण किया है और सृष्टि को संचालित करने वाली कोई शक्ति है, वह शक्ति
प्रकृति और सृष्टि भारत के इस विश्वास का हमेशा फल प्रदान करती है, भारत के साथ खड़ी होती है और उस साथ के कारण ही भारत हमेशा न चाहते हुए भी, कमज़ोर लोगों का नेतृत्व होते हुए भी भारत हमेशा सफल रहा है। जिस द्वितीय विश्व युद्ध में जिस नकारात्मकता का जो खामियाजा जापान को झेलना पड़ा, परमाणु बम वहाँ गिराए गए, वह उसके ड्यूअल कैरेक्टर, डबल डीलिंग, दो तरफा चलने के कारण हुआ। हमेशा व्यक्ति को पक्ष अपना स्पष्ट रखना चाहिए और यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति भारत में लाई गई। यह भारत के लिए भी एक दूसरे विडंबनापूर्ण स्थिति को जन्म दिया। उसको समाप्त करने के लिए कार्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले समय में उसका परिणाम भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में हम आपसे विस्तार से कल या परसों चर्चा करेंगे। इस आलोक में व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसने 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 को आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, वह मतांतरित ईसाई थे, एओ ह्यूम के प्रायोजक थे और उन्होंने स्वशासन के लिए यह संगठन बन रहा है शुरू से ही इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ाया था। उसका परिणाम, उसका खामियाजा, उसका नुकसान भारत मुस्लिम लीग के रूप में, पाकिस्तान के रूप में, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में, जलियांवाला नरसंहार के रूप में देख चुका है। हमेशा छुपा हुआ एजेंडा किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति और किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत घातक होता है। इस बात को हमको, आपको, सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए, गहराई में जाकर जानने की कोशिश करना चाहिए। आज प्रथम महायुद्ध और उस रेफरेंस में उसकी पृष्ठभूमि और उसके परिणाम भारत के संदर्भ में हमने आपसे संक्षेप में चर्चा किया। ये चर्चा बहुत विस्तृत हो सकती थी, लेकिन समय नहीं है और यहाँ इतना समय होता भी नहीं है। इसलिए कल हम आपसे द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे, निवेदन करेंगे। आज इस अवसर पर इतनी बातें सुनकर आप उस पर गहन चिंतन मनन करें, देश हित और समाज हित और संपूर्ण मानवता के विषय में सोचें, विचार करें, क्योंकि 1,22,00,000 लोग जो अधिकृत और ज्ञात स्रोत है, इतने लोग एक महायुद्ध में हताहत हो जाएं, चले जाएं, तो बहुत बड़ा नुकसान ये कहलाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो विश्व युद्ध यदि हुआ तो यह नुकसान कितने करोड़ तक जाएगा, आप और हम जैसे व्यक्ति इसकी कल्पना कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारी जानकारी जो समाज के, देश के और बहुत सारी चीज़ों के हित में हो सकता है, उसको सुनकर चिंतन मनन विचार करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, आप भी अपना कुछ योगदान दे पाएंगे। इतना निवेदन करते हुए कौस्तुभ नारायण मिश्र आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।